हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में 2027 बोर्ड का पेपर देने वाले उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 10th साइंस का मैराथन क्लास लेकर आइए जिसमें सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो मेरे प्यारों, जो आपकी डिमांड पे लेकर आ गया हूं यह क्लास 10th साइंस का 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए मैराथन क्लास। और इस क्लास को देखने के बाद दोबारा कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है साइंस की, क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सब्जेक्टिव प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्नों का निचोड़ इसी वीडियो में मैं रख दिया हूं। ठीक है, पूरा वीडियो में मेरे प्यारों, जो आपका पूरा टॉपिक आप लोगों का खत्म होने वाला है एक ही वीडियो में, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इतना ध्यान रखना कि इससे बाहर आप लोगों के पेपर में कुछ भी बनने वाला नहीं है। और आज का क्लास बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना। चैनल पर हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लो भाई, यहां से इस टॉपिक आप लोगों का स्टार्ट हो गया। ठीक है, टॉपिक यहां से दिख रहा है ना आप लोगों को? बहुत बढ़िया, अच्छा दिख रहा है। चलिए, अब यहां सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बहुविकल्पीय प्रश्न को, थोड़ा सा मैं मार्क को यहां पे ज्यादा कर देता हूं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं कि जिनको मैं अगर कर दूं यहां पे कि 95% भाई फिक्स है, 95% फिक्स है कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन प्रश्नों का जवाब अगर आपको मालूम है, तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। क्या बोला है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। लिख कर ले लो, अभी लिख लो कि ये 2027 में फिक्स है। 2027 में इस तरह का प्रश्न फिक्स है। भले या अंक 10 सेंटीमीटर ना दे, इसको 20 कर दे, इसको 30 कर दे, इसको 40 कर दे, लेकिन यहां पे इस कैटेगरी का प्रश्न एक फिक्स है 100%। आपको फोकस दूरी दिया रहेगा, वक्रता त्रिज्या पूछेगा कि इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा। देखो, तो फोकस दूरी मतलब एफ, एफ का वैल्यू हमको कितना दिया है, यहां पे 10 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, वक्रता त्रिज्या पूछ लिया हमसे, मतलब आर का वैल्यू पूछ लिया कि आर बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से आप लोग समझना, ठीक है। अब फार्मूला क्या कहता है? तो फार्मूला कहता है कि एफ बराबर आर बटे 2 होता है कि नहीं? बिल्कुल। अगर मैं यहां से आर निकालना चाहूं तो आर बराबर, इससे फार्मूला क्या बनेगा, आर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 को गुणा एफ में होगा, मतलब 2f हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आर बराबर 2f, ये फार्मूला होता है, दो फार्मूला बन के तैयार हो गया। एक तो आर बराबर 2f और एक होता है एफ बराबर आर बटे के 2, ये दो फार्मूला होता है, याद कर लेना अच्छे तरीके से। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब यहाँ पे आर का मान निकाल लो। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और गुणे एफ, एफ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे 10 का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 दूनी के 20, ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। लो भाई, वक्रता त्रिज्या कितना गया, 20 सेंटीमीटर आ गया। और इस कैटेगरी पे एक प्रश्न बिल्कुल फिक्स है, तो यहाँ पे सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला। दिख रहा ना? चलिए, बहुत अच्छा है, सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस पे एक प्रश्न 100% आप लोगों का इस बार बनने वाला है, इसको लिख के रख लीजिए कहीं पे भी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो, अगला प्रश्न है, यह भी प्रश्न 2027 में फिक्स है, यह भी प्रश्न 2027 में फिक्स है मेरे प्यारों। ये भी प्रश्न क्या है, देख तो पढ़ते हैं इसको ध्यान से, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात दिया है कि एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कोई चालक है जिसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत सिंपल है, कैसे हल करेंगे इसको, देखो ध्यान से। तो कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद हल करते हैं। देखो, सबसे पहले जो वैल्यू दिया है उसको लिखिए, 10 एम्पियर की धारा, धारा का मतलब आई, आई का मान दिया हुआ है 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर आई का मान यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रख लेंगे। आई बराबर कितना दिया, 10 एम्पियर। अब ध्यान से आप देखो, 2 सेकेंड, टाइम कितना दिया है, 2 सेकेंड, तो यहाँ पे टी बराबर हो जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, बहुत अच्छा। क्या पूछा है हमसे, आवेश की मात्रा, आवेश का मतलब क्यू का वैल्यू हमसे पूछा है, किसका मान, क्यू का मान, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क है, हमसे पूछा है। हम फार्मूला जानते हैं, सूत्र, हम सूत्र जानते हैं कि सूत्र कहता है कि Q बराबर आई इंटू टी होता है। Q बराबर आई इंटू टी, इसको ब्रैकेट में कर देता हूं, अच्छे तरीके से लिख लो, यहां से एक प्रश्न फिक्स है। तो Q बराबर आई इंटू टी होता है, Q का मान हमसे पूछा है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, आई, धारा कितना दिया है 10 एम्पियर, तो हो जाएगा 10 इंटू टी का मान कितना है, समय 25, 25 कर रहा हूं सॉरी 2, ठीक है 2। अब Q बराबर कितना हो जाएगा, 10 दूनी के 20। हालांकि ये क्या है, Q मतलब आपका आवेश है, तो आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम, तो ये हो जाएगा 20 कूलाम। ठीक है, क्या हो जाएगा, 20 कूलाम हो जाएगा। इसको C से भी डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, 20 कूलाम। अब दिख रहा है क्या 20, देखो
यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। लाइट आई है, मैं थोड़ा सा एसी को चालू कर देता हूं। चलो भाई चालू हो जाओ, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। तब तक आप लोग नोट कीजिए, तब तक आप लोग नोट कीजिए, मैं थोड़ा सा एसी को चालू कर देता हूं ताकि गर्मी बहुत ज्यादा है, ताकि मुझे भी राहत मिले। और फैन को मैं बिल्कुल लो पे कर देता हूं ताकि आवाज ना आए। ठीक है, चीजें क्लियर है? देखिए कितना ज्यादा पसीना हो रहा है, बहुत ज्यादा। इसलिए लाइट आए, थोड़ा सा एसी चालू करते हैं, देखते हैं कि वो भी लाइट सही रहती है कि नहीं रहती है। यहां तक चीजें क्लियर हो गया ना आप लोगों को? कितना 20 कूलाम आ गया। एक प्रश्न लिख लो कि यहां से बनने वाला है, एक प्रश्न बनेगा बिल्कुल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चल रहा है कि नहीं भाई? चल तो रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा देखो। प्रश्न संख्या तीसरा क्या है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। एक प्रश्न यहां से भी फिक्स है। कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क, वृक्क मतलब क्या होता है? किडनी। वृक्क मतलब क्या होता है? किडनी होता है। जितने बच्चे नहीं जानते देख लो। वृक्क मतलब क्या होता है? किडनी। तो मनुष्य में किडनी मतलब वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मतलब क्या करता है वो? किडनी का कार्य क्या है? पोषण का, श्वसन का, उत्सर्जन का, कि परिवहन का? तो मेरे प्यार जो किडनी होता है, किडनी का कार्य ही होता है शरीर में उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना। ठीक है, जैसे हम लोग टॉयलेट वगैरह करते हैं तो गंदगी ही चीज होती है जो बाहर जाती है, तो उसको कौन ले जाता है? किडनी के माध्यम से ही वो जाता है चीजें, मतलब उत्सर्जन का काम होता है उनका। क्या होता है? उत्सर्जन का। तो यहाँ पे सी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन का काम होता है। तो कोई पूछे कि वृक्क, किडनी का कार्य क्या होता है? उत्सर्जन का कार्य होता है। और ये भी 2027 में आने वाला है, ये भी 2027 में पूछेगा, क्योंकि लगातार कई वर्षों से ये प्रश्न बने आ रहे हैं। इसके बाद है आपका चौथा प्रश्न कि पादपों में जाइलम का कार्य होता है। अब देखो यहां से ध्यान से समझना, यहां से एक प्रश्न फिक्स है, यहां से एक प्रश्न फिक्स है। कैसे मैं समझाता हूं, देखो ध्यान से। अब यहां प्रश्न क्या है? जाइलम, कि पादपों में, पादप मतलब पौधा, पौधा में जाइलम का कार्य क्या होता है? देखो अब ज से जाइलम होता है और ज से जल होता है। ध्यान समझना, ट्रिक में समझा रहा हूं। ज से जाइलम, ज से जल। तो जब भी जाइलम दे दे तो आपको समझ लेना है कि जल का वहन करने में इसका काम होता है। जब भी जाइलम दे दे तो आपको समझ लेना है कि जल का वहन करने में इसका काम होता है। ज से जाइलम और ज से क्या होता है? जल होता है। ठीक है, अगर जाइलम न देकर एक शब्द देता है फ्लोयम, मैं यहां लिख देता हूं, जाइलम न देकर एक शब्द फ्लोयम देता है, दोनों में से एक पूछेगा, या तो जाइलम पूछ ले या तो फ्लोयम पूछ ले, ये प्रश्न बनेगा 100%। अगर पादपों में फ्लोयम पूछेगा तो एफ से क्या होता है? फ, और एफ से ही होता है फूड। फूड मतलब क्या होता है? भोजन। तो जब भी दे दे कि पादपों में फ्लोयम, जो फ्लोयम होता है उसका कार्य क्या होता है, तो फ्लोयम मतलब फूड, फूड मतलब भोजन, भोजन का वहन करने में हो जाता। क्या हो जाता है? भोजन का संवहन करने में। तो जब आपको फ्लोयम दे तो भोजन का वहन करने में, संवहन करने में। अगर जाइलम दे तो जल का संवहन करने में। हालांकि हमसे जाइलम पूछा था तो जल का संवहन करने में। और हो सकता है कि पेपर में आपका फ्लोएम दे दे, दोनों में से कोई एक देता है, तो फ्लोएम दे दे तो भोजन का संवहन करने में होता है। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? चलिए, बहुत ही ज्यादा गर्मी है, समझिए, एसी भी काम नहीं कर रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5वां, कह रहा है कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र। देखो यहां से एक प्रश्न जरूर बनेगा, इसकी गारंटी में लेता हूं। 2027 में यहां से एक प्रश्न बनेगा, इसकी गारंटी में लेता हूं। ठीक है, यहां पे सारा का सारा फार्मूला लिख के लेके चला आया हूं जो पूछता एग्जाम में। तो पहले बात देखो कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र बताइए। तो खाने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र है मेरे प्यार, जो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, चार में से कोई ना कोई एक ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अब देखो मैं बताता हूं कि खाने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है मेरे प्यार जो, वो होता है NaHCO3, जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, लो भाई इसको ऑफ करते हैं, ऑफ। चलिए, क्या हो गया कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो यहां पे यहीं से चारों में से एक प्रश्न बनेगा, यहां चारों लिख लो, चारों में से एक प्रश्न 100% आपके पेपर में आने वाला है। यहां पे लिख भी देता हूं 100%, 100% यहां से प्रश्न बनेगा। अगर खाने का सोडा पूछ ले, जो कि वही पूछा था हमसे, खाने के सोडा, तो उसका सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3 जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या तो आपसे पूछता है कि धोने का सोडा, धोने का सोडा का सूत्र होता है
Na2CO3 10H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, डेकाहाइड्रेट याद कर लीजिए। या तो आपसे ब्लीचिंग पाउडर का पूछेगा, तो ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं CaOCl2, जिसे बोलते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। या तो आपसे पूछ लेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम लोग बोलते हैं POP। क्या बोलते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 हाफ H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट है हेमीहाइड्रेट। तो यहां से देखो चारों में से एक प्रश्न पक्का बनेगा, चारों में से एक प्रश्न जरूर से जरूर बनेगा, इसको याद कर लो, इतना बढ़िया से लिख के लेके आया हूं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये जो रिएक्शन है ना, ये समझिए कि इस पे 10 स्टार बना लीजिए, हर साल आता है ये रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन दे दिया है, पूछा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। अब ध्यान से आप लोग समझना एक बात, बहुत ध्यान समझना। अब देखो यहां पे फेरस ऑक्साइड है और एल्युमिनियम है। अब ध्यान से सुनना, इधर क्या है, अब ये क्या कर रहा है कि एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। देखो एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लिया और लोहा को अलग कर दिया, मतलब कि अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके ही यौगिक में से उसको विस्थापित कर दिया कि नहीं। मतलब एल्युमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है लोहा से, तब तो लोहा को अलग कर दिया, मतलब विस्थापन का काम कर रहा है, अलग होने का काम कर रहा है। इसलिए कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। लो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी मेरे प्यार? जो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। सी वाला जो है और डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है? तो इसको जरूर से जरूर लिख लेना, यह रिएक्शन हर साल आता है। इसके बाद 7वां प्रश्न देखो क्या है कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक विचलन कोण वाले प्रकाश का रंग होता है। भाई ये भी लिख लो कि 2027 में फिक्स है, ये भी लिख लो कि ये भी आएगा। ठीक है, कह रहा है कि जब हम लोग श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में उसको क्या कर देता है? विभक्त कर देता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, यही प्रश्न पूछा है। तो सबसे अधिक विचलन होता है मेरे प्यार जो बैगनी रंग का, याद कर लेना। सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का, और सबसे कम भी पूछता है कि सबसे कम, तो सबसे कम होता है लाल रंग का, याद कर लो। सबसे कम होता है किसका? लाल रंग का। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत गर्मी है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 8वां। कह रहा है कि एक लिंगी पाया जाता है, एक लिंगी पुष्प। देखो हमेशा यहां से एक प्रश्न बनेगा, एक प्रश्न तो बनना फिक्स है। देखो जब भी एक लिंगी पूछना तो एक लिंगी में दो ही चीज आता है, याद रखना, दो ही टॉपिक। जैसे इसमें दिया है पपीता में, तरबूज में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो एक लिंगी देखिए, एक लिंगी पपीता में भी पाया जाता है और तरबूज में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। कभी कभी क्या होता है कि दोनों नहीं देता, दोनों में से एक ऑप्शन पक्का देगा, या तो आपको पपीता दे दे या तो आपको तरबूज दे दे, दोनों में से कोई एक देगा पक्का। तो याद कर लीजिए कि एक लिंगी पाया जाता है पपीता में और साथ ही साथ तरबूज में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। ध्यान समझना, प्रश्न संख्या 9 क्या है कि जरा दूरदृष्टि दोष के संशोधन के लिए सहायक लेंस होता है। एक प्रश्न बनेगा, अभी मैं बताता हूं, एक प्रश्न 2027 में फिक्स है। कहां से बनेगा मैं खुद उसको यहां पे आप लोगों को बताता हूं। देखो ध्यान से क्या बोला है कि जरा दूरदृष्टि दोष के संशोधन के लिए सहायक लेंस होता है। अब मेरे प्यार बच्चों एक आता है दूरदृष्टि दोष, ध्यान समझना, दूरदृष्टि दोष। और कहेगा कि अगर आपकी आंखों में दूरदृष्टि दोष है तो उसको निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करोगे। और एक आता है निकट दृष्टि दोष, एक आता है आपका निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष आता है, ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है, निकट दृष्टि, यहां से एक प्रश्न पक्का बनेगा। अगर आपके दे दे दूर दृष्टि दोष, तो दूर में ऊ का मात्रा मतलब उत्तल लेंस, तो दूर दृष्टि दोष को निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? लिख लो, यहां से एक प्रश्न बनेगा पक्का, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस। अब प्रश्न में हमको क्या पूछा है कि जरा दृष्टि दोष, तो जरा दृष्टि दोष में हम उसके निवारण के लिए द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करते हैं। देखो तीनों में से एक प्रश्न पक्का बनेगा, तीनों में से, या तो आपको दूरदृष्टि जरा दृष्टि दोष पूछ ले तो जरा दृष्टि दोष में द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करते हैं, या तो आपसे दूर दृष्टि दोष पूछ ले तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, या तो निकट दृष्टि दोष पूछ ले तो निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तीनों में से एक प्रश्न बनेगा पक्का, याद रख लेना।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो प्रश्न संख्या आ गया यहाँ पे 10वां। कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता, देखो ये भी एक प्रश्न है 2027 में, एक प्रश्न यहां से भी फिक्स है, नोट कर लो क्या है, ध्यान समझना। कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता दिया है -5 डायोप्टर, ठीक है। फिर बोला है कि लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति होगी, ठीक। अब देखो ध्यान से, लेंस की क्षमता मतलब पी का मान दिया हुआ, यहां पे सॉल्व कर देते हैं। पी का मान हमको दिया है कितना, -5 डायोप्टर, ठीक है। इसके बाद पूछा है कि फोकस दूरी क्या होगी, एफ। हम जानते हैं कि फार्मूला होता है P बराबर 1/F। यह फार्मूला होता है कब, जब F किस में होता है, मीटर में होता है। यह फार्मूला होता है कि P बराबर 1/F मीटर में। अगर ऑप्शन आपको सेंटीमीटर में दिखे तब फार्मूला चेंज हो जाएगा, तब फार्मूला आप कौन सा लगा दोगे, देखो इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 को गुणा करना पड़ेगा, तो P बराबर हो जाता है 100/F किस में, सेंटीमीटर में, क्योंकि 100 को गुणा करोगे तभी तो सेंटीमीटर में चेंज होगा, ध्यान दो। अगर आप लोगों का ऑप्शन मीटर में लगा तब तो ये फार्मूला लगाओगे, अगर ऑप्शन आप लोगों का सेंटीमीटर में लगा तो ये वाला फार्मूला लगाओगे। हालांकि देखो सेंटीमीटर में सब दिया है तो हम ये फार्मूला लगा देते हैं। फोकस दूरी पूछा है तो देखो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे यही निकाल के दिखा देते हैं, फिर मिटा देंगे। तो F बराबर, अब F को यहाँ पे भेज दो, P को वहां पे, तो F बराबर हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर वाला ये फार्मूला लगाएंगे। F बराबर 100/P सेंटीमीटर। अब रख लो, तो F बराबर कितना आ जाएगा, 100 बटे में कितना है, -5। जब कटाओगे तो कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि माइनस है तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, अवतल लेंस का। किसका, अवतल लेंस का। यहाँ पे बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है, गर्मी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तैयारी कीजिए, मजा आ जाएगा साइंस में। जब पेपर देने बैठोगे ना तो सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है मेरे प्यार बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब ये वाला प्रश्न देखेंगे तो पहले इसको मिटा देते हैं, पहले काम करते हैं कि इसको मिटा देते हैं, तभी तो इस वाले प्रश्न का जवाब देंगे। मिटो भाई, क्यों नहीं मिट रहे हो यार, मिटो, ये भी मिटा देता हूं पूरा, आप नोट कर लेना, आपको तो बता ही दिया हूं पूरा, ठीक है, सोल्यूशन बता दिया, नोट कर लेना। हाँ 10वां प्रश्न देखो, कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। अगर दो तंत्रिका तंत्र है, देखो मतलब ज्वाइंट होता है, यहाँ पे इस तरह ज्वाइंट होता है, दो तंत्रिका तंत्र, उसके बीच में खाली स्थान होता है, उसके बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है, ठीक है। तो उन खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, तो उन खाली स्थान को हम लोग कहते हैं सिनेप्स, ऑक्सिन, डायाफ्राम की जिब्रेलिन। तो मेरे प्यार जो सिनेप्स कहते हैं, याद रख लेना, दो तंत्रिका तंत्र के बीच जो खाली स्थान होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। यहां से एक प्रश्न बनेगा, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 11 देख लो क्या है। कह रहा है कि पराग कोश में होता है, मेरे प्यार बच्चों यह हर साल आता है, यह पेपर में ना हर साल आता है, आप उठा के प्रीवियस पेपर देख लो, हर साल यह पेपर में छपता है कि पराग कोश में होता है। तो मेरे प्यार बच्चों पराग कोश में क्या होगा, वायदल होगा, अंडाशय होगा, कि बीजांड होगा, कि पराग कण होगा। तो पराग कोश में पराग के कण पाए जाते हैं, इसलिए डी वाला जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, पराग कोश में पराग के कण पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। रक्तदाब मापा जाता है, लो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 के जो पेपर हुआ था ना, 3 सेट में पूछा था, 3 सेट में, ठीक है, 2026 में, उससे पहले तो बहुत बार पूछा है, मैं हालांकि 2026 का सिर्फ बता रहा हूं। 2026 में 3 सेट में यह पेपर आया था कि रक्तदाब मापा जाता है किससे, तो मेरे प्यार स्फिग्नोमीटर से, किससे, स्फिग्नोमीटर से। यहाँ पे ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। हालांकि देख ही रहे हो 2026 में 3 सेट में पूछा था पेपर। आगे आइए प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 देखिए क्या है, कह रहा है कि किसी धारावाही चालक पर प्रतिरोधकता, ध्यान से समझना, बात हो रही किसकी, प्रतिरोधकता की, प्रतिरोध की बात नहीं हो रहा है, प्रतिरोधकता की बात हो रहा है। तो कह रहा है कि किसी धारावाही चालक में प्रतिरोधकता निर्भर करता है किस पे, चालक की लंबाई पे, चालक के पदार्थ पे, कि प्रतिरोध पे, कि यहाँ पे चालक के परिच्छेद के क्षेत्रफल पे। एक बात बता देता हूं, अगर यही प्रश्न में प्रतिरोध रहता तो प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई पे, चालक के पदार्थ पर और प्रतिरोध पे, इन तीनों पे निर्भर करता है, कौन, प्रतिरोध। लेकिन यहाँ पे दिया है प्रतिरोधकता,
तब प्रतिरोधकता जो निर्भर करता है वो चालक के परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इतना बात आप ध्यान में रखिएगा, चालक के परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है प्रतिरोधकता। तो इस प्रश्न को जरूर से जरूर याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ये 2027 में जब आएगा ना, मजा आ जाएगा आप लोगों को सॉल्व करने में। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। 14वां प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच, यहां पे मान होगा, मां कौन लिख दिया भाई, मान न होगा, मान, सॉरी, मां कोई लिख दिया है, कोई क्या लिख दिया, जो टाइपिस्ट वही लिखे होंगे। तो यहाँ पे शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? देखो, शुद्ध जल होता है उदासीन, तो उदासीन का पीएच मान 7 होता है, ये बात आपको भी मालूम है। यहां अगर हम बात करें तो 0 से स्टार्ट होता है पीएच स्केल, जाता है आपका 14 तक, बीच में आता है 7, तो 7 होता है आपका उदासीन, 7 होता है उदासीन। 7 से जैसे आगे बढ़ोगे वो क्षारीय होता चला जाएगा, 7 से जैसे बढ़ोगे क्षारीय, 7 से जैसे कम आओगे वो अम्लीय होता जाएगा, अम्लीय। ठीक है, तो हालांकि बोला है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल तो होता है उदासीन, तो उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, इसलिए सी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15वें की तरफ। देख लो क्या है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। लो भाई आ गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में या तो डबल बांध होगा या तो ट्रिपल बांध पाया जाता है। ठीक है, एक नियम भी बता देता हूं, जिसका रेशियो 1:2 आ जाएगा समझ लो कि वो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो इसको कटाओगे तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 2:5 होगा। इसको कटाओगे, देखो ये आपका 1:4 आ गया, ये आपका तो नहीं कटेगा, 3:8 ही रहने वाला है। ये आपका कटेगा 2 दूनी 4, 2 5 10, इसको कटाओगे तो 3 कम 3, 3 दूनी 6 आ गया ना, 1:2, मतलब कि बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आप समझ लो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बांड या ट्रिपल बांड होता है, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हो प्रश्न संख्या 16 की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि 1 विलियन, बहुत यहां से भी एक प्रश्न बनेगा, देखो लिख लो यहां से, 2027 में लिख लो कि यहां से एक प्रश्न बनने वाला। कैसे बनने वाला मैं बताता हूं आप लोगों को, ध्यान दो। बोला है कि 1 विलियन लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो इस विलियन का संभावित पीएच मान होगा, देखो एक चीज मैं एक ट्रिक बताता हूं, अनिल, एक ट्रिक होता है अनिल, अनिल, अनिल का मतलब होता है, देखो अ से होता है अम्ल, ध्यान देना, अ से क्या होता है? अम्ल, और न से क्या होता है? नीला, नीला, ठीक है, और ल से होता है लाल, क्या होता है? लाल, ध्यान देना। मतलब अगर अम्ल रहेगा तो नीले लिटमस को लाल कर देगा, अम्ल रहेगा तो नीले लिटमस को लाल कर देगा, लेकिन प्रश्न में तो उल्टा है, प्रश्न में कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो समझो, तो अगर नीला को लाल करता तो अम्ल होता, और लाल से जब नीला कर देगा तो जाहिर सी बात है अम्ल नहीं होगा तो क्षारीय होगा। तो हालांकि यहाँ पे क्या है कि 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है, जाहिर सी बात हो गया कि क्या होगा? क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय। क्षारीय का पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होगा, तो 7 से अधिक क्या है इसमें? 7 से अधिक आपका 8 है, इसलिए डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि 1 विलियन नीला लिटमस को लाल कर देता है, तो जब नीला लिटमस को लाल करने की बात करेगा तो वो होगा आपका अम्ल, और अम्ल 7 से कम होता है। ठीक है, तो यह बात याद रख लेना, दोनों में से एक प्रश्न बनेगा, दोनों में से एक प्रश्न यहां पे आप क्या बनेगा, इस बात को ध्यान में रखना। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। देख लो, कह रहा कि अम्ल वर्षा में जल का पीएच मान होता है। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल ये भी आता है। तो अम्ल वर्षा में जल का पीएच मान, तो अम्ल वर्षा में जल का जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कम होता है। इसमें क्या है? 5.6 से कम होता है, इस बात को हमेशा नोट कर लो, एक ही लाइन में इसका आंसर पूरा का पूरा नोट कर लो। ठीक है, कि अम्ल वर्षा जो होता है उसका जल का पीएच मान होता है 5.6 से कम। इसके बाद प्रश्न संख्या 18, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यह भी लिख लो कि 2027 में आएगा, इस प्रश्न को भी लिख लो कि 2027 में छपने वाला है यह प्रश्न। क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे पौधा, तो पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, साथ ही साथ क्लोरोफिल भी चाहिए, इसलिए ये सभी, मतलब डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह प्रश्न आएगा, 100% आएगा, इसको आप जरूर से जरूर याद कर लेना। इसके बाद आइए प्रश्न संख्या 19 की तरफ। देखो प्रश्न संख्या 19 है कि विद्युत धारा का मापन किस युक्ति से किया जाता है। लो भाई,
ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर साल पूछता है कि विद्युत धारा का मापन किस युक्ति से करते हैं। तो मेरे प्यारो बच्चों अमीटर से करते हैं, नोट कर लो। किससे? अमीटर से करते हैं। यहाँ पे सी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमीटर से करते हैं। क्लियर है? इसके बाद 20वां देखो, यहां से एक प्रश्न जरूर से जरूर आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको फिक्स लिख देता हूं कि फिक्स है 2027 में यहां से एक प्रश्न बनना। क्या है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है। देखो एल्काइन का सामान्य सूत्र है, ध्यान देना। अब बोला है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है। अब मैं कुछ चीजें दिखाता हूं तब इसका आंसर बताता हूं। देखो यहां पे इसको भाई नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से 1 2 3 इन तीनों में से एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा, वो फिक्स है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। ध्यान देना, अगर एल्कीन पूछे, ध्यान देना, अगर एल्कीन पूछे तो CnH2n होता है, ठीक है, उसका सामान्य सूत्र। अगर एल्केन पूछे तो होता है CnH2n+2 होता है, ध्यान देना। अगर एल्काइन पूछा, जो कि अभी पूछा था, एल्काइन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे सामान्य सूत्र CnH2n-2। तीनों को तीनों नोट कर लो, एक प्रश्न पक्का बनेगा, एक प्रश्न 100% बनेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, एल्काइन का सामान्य सूत्र, माइनस वाला कहां गया भाई, ये वाला सी वाला CnH2n-2। क्लियर है, समझ में आ गया? तो यहां से इन तीनों को जरूर से जरूर आप लोग नोट कर लेना, यहां से प्रश्न बनेगा 100% आपके पेपर में। यह था ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। अब मैं आपको लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय बताता हूं, इससे बाहर जइबे नहीं करेगा, इस बात की गारंटी मैं शुरू में ही बोल दिया हूं कि इस वीडियो के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से नोट करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए, मैं बता देता हूं, बहुत लोग परेशान रहते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे एप्लीकेशन का, वहां से उसको डाउनलोड कर लो, वहां से आपको मिल जाएगा, या तो कमेंट में मैं आपको पिन कर दूंगा अपने लिंक, वहां से आपको उसको डाउनलोड कर लेना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको 95% लाना है तो जो टॉपिक बता रहा हूं उसको एकदम ध्यान से समझ लेना। सबसे संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, यह प्रश्न में से एक प्रश्न पक्का बनेगा। लो, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, इसमें से एक प्रश्न बनने ही वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद उष्माक्षेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया, मेरे प्यारों जो 5 वर्षों का पेपर एनालिसिस करके इन प्रश्नों को लाया हूं, इससे बाहर अगर चला जाएगा ना तो कमेंट में आके कर देना, कमेंट में आके हमको बता देना कि सर इससे बाहर चला गया, तो जो आप बता रहे थे ना इतना चिल्ला चिल्ला कर, उससे बाहर आ गया है। अइबे नहीं करेगा, इस बात की गारंटी है। बस एक बार पूरा का पूरा प्रश्न रीड कर लो अच्छे तरीके से, पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। इसके बाद रेडॉक्स, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, ये सारी की सारी अभिक्रिया आपको मालूम होना चाहिए, सारी की सारी अभिक्रिया आपको याद होनी चाहिए। बता देता हूं, टॉपर क्या करते हैं, टॉपर कोई बनता है ना तो इसी तरह लिस्ट बना लेता है, वो जान जाता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन टॉपिक छपने वाला है, उन्हीं क्वेश्चनों को अलग करके उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ के जाता है, लो भाई टॉपर कहलाता है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को अलग करके लेके आया हूं, बस आपको पढ़ने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है, काम बन जाएगा आपका। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, इसकी परिभाषा और उदाहरण सहित यहां से प्रश्न आपको क्लियर है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धामा सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र में उपयोग, लो मैं लिख देता हूं कि फिक्स है, यहां तीनों में से एक टॉपिक फिक्स है, ठीक है, इन तीनों में से एक टॉपिक फिक्स है, 100% फिक्स है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धामन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र और उपयोग लिखिए, एक प्रश्न पक्का बनेगा। आगे है कि पीएच मान से आप क्या समझते हैं, पीएच मान का क्या मतलब है, पीएच मान से आप क्या समझते हैं, दैनिक में उसका उपयोग क्या है, दैनिक जीवन में। धातु क्या होता है, धातु क्या होता है, धातु की परिभाषा और उदाहरण बताइए, एक प्रश्न यहां से बनता है। इसके बाद है आपका संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अंतर वाला प्रश्न बनता है। समजातीय श्रेणी पे आप लोगों को क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। खनिज तथा अयस्क में अंतर आप लोगों को बताना है, पूछता है खनिज तथा अयस्क में अंतर, पूरा का पूरा वायरल प्रश्न बता रहा हूं जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ लीजिए, इससे बाहर कहां बनेगा, बन पे नहीं करेगा। आईयूपीएससी नामकरण, मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर के आईयूपीएससी नामकरण बनते हैं, 10 नंबर के, इसलिए आपके बुक्स में जितने इंपोर्टेंट आईपीएससी नाम होगा सबका प्रैक्टिस एक बार करके जाइएगा। देखो यह प्रश्न आता है, साबुनीकरण पे आप लोगों को टिप्पणी लिखने के लिए देता है। इसके बाद एस्टीकरण अभिक्रिया एवं उस पर टिप्पणी लिखने के लिए देता है। देखो मेंडलीफ के आवर्त नियम पर टिप्पणी लिखिए, उस पे आता है। मतलब ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर में, आप एक बार उठाकर प्रीवियस पेपर चेक तो करो, तब आपको मालूम चलेगा हाँ कौन सा प्रश्न आता है, कौन प्रश्न नहीं आता है, ठीक है। पाचन तंत्र पर सचित्र वर्णन करने के लिए देता है, जो कि अगली साल भी दिया था 2026 में। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र पर सचित्र वर्णन करने के लिए देता है। हृदय पर देता है कि हृदय का सचित्र टिप्पणी कीजिए। इसके बाद नेफ्रॉन पर सचित्र टिप्पणी करने के लिए देता है। इसके बाद आपका लैंगिक तथा अलैंगिक जनन पर टिप्पणी करने के लिए देता है। स्वपरागण तथा पर परागण में विभेद अंतर करने के लिए देता है, अंतर। इसके बाद पुष्प की संरचना पर सचित्र वर्णन कीजिए, पुष्प का चित्र बनाने के लिए बोलता है।
इसके बाद लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, इसके बाद आपका मेंडल की आनुवंशिकता का नियम। मेरे प्यारों बच्चों, इसको हल्के में मत लेना, ये जो प्रश्न बता रहा हूं इसको हल्के में मत लेना, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। आज नहीं तैयारी करोगे तो बाद में बहुत पछताने वाला हो। आपके पास 1 महीने 2 महीने जितना भी टाइम बचा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक बता रहा हूं पीडीएफ डाउनलोड कर लो, इन्हीं टॉपिक को बस आप प्रैक्टिस करते जाओ, इससे बाहर आएगा तो कहना है आप लोग। इसके बाद आगे बढ़ो, अगला टॉपिक है आपका कि कायिक प्रवर्धन पर आप लोगों को क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां क्या है उस पे। इसके बाद उत्सर्जन तंत्र पर आप लोगों को संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। नर तथा मादा जनन तंत्र पर सचित्र वर्णन आता ही है भाई, नर तथा मादा जनन तंत्र बनाने के लिए आता है, इस बात को ध्यान रखना है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर पूछता है, बात आपको भी मालूम है। यह भी पूछता है कि एक संकर तथा द्विसंकर संकरण में अंतर बताइए। तंत्रिका तंत्र पर सचित्र वर्णन करने के लिए देता है। इसके बाद मानव मस्तिष्क पर सचित्र वर्णन करने के लिए देता है, मतलब ब्रेन ही बनाने के लिए दे देता है मानव मस्तिष्क, ठीक है। इसके बाद ध्यान दो, अगला है आपका कि प्रकाश का परावर्तन का नियम, भाई ये तो फिक्स है, ये तो आने वाले ही है। इसके बाद अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। देखो अवतल तथा उत्तल दर्पण से जितना प्रतिबिंब की स्थिति होता है, सारी की सारी स्थिति आप लोगों को पढ़ना है, वहां से बहुविकल्पीय प्रश्न भी बनता है। प्रकाश का अपवर्तन का नियम लिखिए, यह प्रश्न पूछता है। इसके बाद अवतल तथा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। जैसे अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, उसी तरह अवतल तथा उत्तल लेंस में भी प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद यहाँ पे लेंस की क्षमता क्या होता है, लेंस की क्षमता पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आया था। इसके बाद देखो आंख की समंजन क्षमता पर टिप्पणी लिखिए, यहां से प्रश्न बनता है। आंख की समंजन क्षमता से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूर दृष्टि दोष के कारण निवारण और निकट दृष्टि दोष के कारण निवारण, यहां से तो मैं फिक्स लिखूंगा, इसको मैं फिक्स लिखूंगा कि यहां से प्रश्न बनना अनिवार्य, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, यहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। इसके बाद आगे आओ, आगे आपका कि ओम का नियम, भाई पूछता ही है ओम का नियम। इसके बाद आपका विभव और विभवांतर पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद आपका चुंबकीय बल रेखाओं पर आप लोगों को टिप्पणी लिखना है, और यहां से एक प्रश्न फिक्स है, इन दोनों में से एक प्रश्न फिक्स कर देता हूं, लो फिक्स है, या तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पूछ ले या तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पूछ ले, दोनों में से एक प्रश्न पक्का बनने वाला है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं, यहां से बनने वाला है। फैराडे के नियम क्या है और ओजोन परत का अपक्षय कहाँ है, ठीक है। इसके बाद दो टॉपिक तो हमने बताया ही नहीं, लो यह टॉपिक यहां नोट करो कि समांतर श्रेणी, अगर कोई प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़ा है तो उसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे। इसके बाद श्रेणी क्रम में कि अगर कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो उसका तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला कैसे, निगमन करने के लिए देता है। इन प्रश्नों को तो मैं भूला हूं, तुरंत याद आ गया, मैं तुरंत बता रहा हूं। समांतर श्रेणी तथा श्रेणी क्रम, अगर कोई प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है तो उसका तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला कैसे निकालेंगे, निगमन करने के लिए देता है। या तो कोई प्रतिरोध अगर आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो उसका अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालें तो उसका फार्मूला कैसे हम निगमन करेंगे, ये पूछता है, ठीक है। 6 नंबर के लिए प्रश्न बनते हैं। लो भाई पूरा का पूरा टॉपिक खत्म। अब मत कहना कि साइंस में डर लग रहा है, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। आज की क्लास के देखने के बाद सब कुछ डाउट क्लियर हो गया, बस आपको पढ़ाने की जरूरत है। पढ़िए, नंबर ले आइए 95%। वीडियो अगर पसंद आया तो जरूर अपने मित्रों के पास सेंड कर दीजिएगा, 2027 में पेपर देने वाले हैं विज्ञान का, ताकि ये वीडियो के माध्यम से वो भी साइंस में 95% मार्क्स लेकर आए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।